नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं जेम्स जॉयस के उस जबरदस्त नॉवल की जो एक कलाकार के बनने की कहानी है, ए पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एक आर्टिस्ट अपनी आवाज़, अपनी पहचान आखिर ढूंढता कैसे है। और सच पूछें तो ये सवाल सिर्फ आर्टिस्ट का नहीं है ना? ये स्ट्रगल तो कहीं ना कहीं हम सभी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। तो शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, लेखक की परछाई। देखिए, इस कहानी का हीरो है स्टीफन डेडलिस, एक फिक्शनल कैरेक्टर। लेकिन उसे समझने की चाबी असल में उसके क्रिएटर यानी खुद लेखक जेम्स जॉयस की जिंदगी में छिपी है। क्योंकि सच तो ये है कि ये नॉवल ये काफ़ी हद तक एक ऑटोबायोग्राफी है। जो नायक है स्टीफन डेडलिस, उसकी जिंदगी की ज़्यादातर बातें जेम्स जॉयस की अपनी जवानी का आईना है। मतलब यहाँ कहानी और हकीकत एक दूसरे से अलग हैं ही नहीं। और ये समानताएं वाकई कमाल की हैं। देखिए, दोनों एक ही स्कूलों में गए, क्लॉन्गोव्स, बेल्विडियर और यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन। और आगे सुनिए, ठीक 16 साल की उम्र में दोनों ने ही धर्म से, रिलीजन से अपना नाता तोड़ लिया, बिल्कुल एक जैसा। अच्छा, तो अब आते हैं सेक्शन 2 पर, एक कलाकार की आत्मा का निर्माण। तो जेम्स जॉयस की इस परछाई को समझने के बाद चलिए अब कहानी के अंदर चलते हैं, स्टीफन के मन की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि वो कौन से अंदरूनी और बाहरी झगड़े थे जिन्होंने उस नौजवान कलाकार की रूह को शक्ल दी। स्टीफन की पूरी यात्रा, उसकी पूरी कहानी असल में एक संघर्ष है। उन ताकतों से आज़ाद होने का संघर्ष जो उसे एक दायरे में बांधने की कोशिश कर रही हैं। समाज की बंदिशें, उम्मीदें, इन सब के खिलाफ एक बगावत है। वो सिर्फ एक कलाकार नहीं बनना चाहता, नहीं, वो अपने तरीके का कलाकार बनना चाहता है। तो ये ताकतें हैं क्या जिनसे स्टीफन लड़ रहा है? मोटे तौर पर 3 हैं। पहला, गरीबी की जिल्लत, दूसरा, आयरिश होने के बंधन, और तीसरा, धर्म की दार्शनिक हदें। यही वो जाल हैं जिनसे उसे निकलकर उड़ना है। और अब हम पहुंचते हैं नॉवल के सबसे अहम हिस्से पर, सेक्शन 3, निर्णायक ज्ञानोदय। ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है, वो जरूरी पल जब स्टीफन को आखिरकार अपने कलाकार बनने का मकसद साफ साफ दिख जाता है। तो इस सीन को जरा सोचिए। स्टीफन एक बीच पर है और वो पानी में एक पक्षी जैसी लड़की को देखता है, और बस वो एक नज़ारा उसे एहसास दिलाता है कि उसकी किस्मत में तो एक लेखक बनना लिखा है। ये कोई मामूली पल नहीं था, ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। और पता है, इस तरह के पल के लिए जॉयस के पास एक खास साहित्यिक तकनीक थी जिसे कहते हैं एपिफनी। एपिफनी का मतलब है अचानक से, एकदम से सब कुछ समझ आ जाने का वो पल, वो आहा मोमेंट। और ये पूरा नॉवल ऐसे ही अचानक होने वाली गहरी समझ के पलों के लिए ही तो मशहूर है। अब आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 4, साहित्य के नियमों को फिर से लिखना। देखिए, स्टीफन की ये जो निजी यात्रा थी ना, वो सिर्फ एक किरदार की कहानी बनकर नहीं रह गई। इसने तो लिटरेचर की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और एक मजेदार बात, इस तरह के नॉवल जिसमें एक कलाकार के बड़े होने की, उसके मैच्योर होने की कहानी हो, उसके लिए एक बाकायदा साहित्यिक शब्द भी है। इसे कहते हैं कुंस्टलर रोमान, मतलब एक कलाकार के बनने की कहानी। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, ये नॉवल सिर्फ एक कहानी नहीं था, ये एक क्रांति थी। इसने एक पूरे नए साहित्यिक आंदोलन की नींव रखी जिसे हम जानते हैं आधुनिकतावाद या मॉडर्निज्म के नाम से। एक ऐसा आंदोलन जिसने लिखने के पुराने पारंपरिक तरीकों को तोड़कर रख दिया। और जॉयस ने ये किया कैसे? कुछ बिल्कुल क्रांतिकारी तकनीकों से। एक थी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब किरदार के दिमाग में जो भी ख्याल आ रहे हैं, जैसे आ रहे हैं, बस उन्हें वैसे ही लिख दो। फिर थी नॉन लीनियर नैरेटिव, कहानी सीधी लाइन में नहीं चलती, आगे पीछे जाती है। और सबसे कमाल, शब्दों के साथ ऐसे ऐसे कल्पनाशील खेल जो पहले कभी देखे ही नहीं गए थे। इन औजारों ने नॉवेल लिखने का पूरा तरीका ही बदल डाला। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं, जो इसी किताब की एक मशहूर लाइन से निकला है। एक आधुनिक कलाकार को किन जालों से उड़कर निकलना पड़ता है? आज के कलाकारों के लिए वो जाल क्या हैं? क्या वो अब भी राष्ट्रीयता है, धर्म है, या फिर कुछ और ही है? वो क्या चीजें हैं जिनसे आज़ाद होकर ही कलात्मक स्वतंत्रता मिल सकती है? सोचने वाली बात है।